हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं फिजिक्स के लिए बेसिक मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या होता है जब बच्चा 11th में इंटर करता है ना, तो उसे डायरेक्ट फिजिक्स पढ़ने को मिलती है, ऑब्वियसली मिलती है। लेकिन फिजिक्स पढ़ने से पहले अगर उसको बेसिक मैथ का नॉलेज होगा ना, तो वो फिजिक्स की कैलकुलेशन में अटकेगा नहीं। इसलिए फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको बेसिक मैथ का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये फिजिक्स सीखने की आवश्यक शर्त है, ठीक है? आज मैं बेसिक मैथ के अंदर आपको डिफरेंशिएशन जो आज कराऊंगा, उसके अलावा इंटीग्रेशन भी करवाऊंगा, उसके अलावा थोड़ा ट्रिगो वाला पार्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो बेसिक बेसिक होते हैं, जैसे किसी कर्व को पहचानना है, कौन सा बनेगा, स्ट्रेट लाइन है कि सर्कल है, पैराबोला, इलिप्स, किस तरीके का कर्व बन रहा है, ठीक है, उन सबको पहचानना सिखाऊंगा। उसके अलावा जितने भी अपने पास में टूल्स हैं, ठीक है, जैसे वेक्टर है, अपने को फिजिक्स के अंदर बहुत जरूरी है, वो भी मैं सिखाऊंगा। वैसे वेक्टर पार्ट भी है फिजिक्स का, तो हम हर चीज को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे एंड पूरा करेंगे। जितने क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी सीखने के लिए वो सब करेंगे। तो आप बस देखते जाइए और पेन पेपर ले लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन को बोलते हैं अवकलन, ठीक है ना, अवकलन, डिफरेंशिएशन। क्या होता है अवकलन, देखते हैं। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं इससे पहले कि आप समझ पाओ अवकलन क्या होता है। तो कहानी ये है, जब कोरोना काल था, कोरोना पीरियड है, तो उसमें क्या होता था, आप सभी लोग क्या देखते थे, डेली न्यूज देखते थे कि आज इतने केसेस इंक्रीज हुए, आज इतने केसेस इंक्रीज हुए, आज इतने हुए। एंड जो एक्टिव नंबर है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, एक्टिव तो ऑटोमेटिकली होता जाएगा, लेकिन डेली केसेस में हाइक कितना आ रहा है वो देखना था कि कितने से बढ़ गया। जैसे मान लेते हैं कि आपने आज की डेट में देखा तो वो थे 5,000 नए केसेस, कल देखा तो 6,000। मतलब जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या आ रही है, प्लस आ रही है, यानी परिवर्तन की जो दर है वो क्या आ रही है, धनात्मक आ रही है। परिवर्तन की दर, कुल मिला के मैंने एक शब्द बोला अभी, परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, और ये क्या आ रही है, धनात्मक आ रही है। अब क्या हो, 6,500 हो गए, 7,000 हो गए, 8,000 हो गए, 9,000 हो गए, फिर अगले दिन 9,000 आए, 8,500, 7। अब क्या हो रहा है, परिवर्तन की दर है ऋणात्मक हो चुकी है ना। बीच में कहीं ना कहीं जीरो भी होगा, परिवर्तन 9,000 अगले दिन में 9,000, तो लगभग क्या था, परिवर्तन की दर जीरो थी। और उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक ग्राफ बनता था। आप गूगल पे जब भी सर्च करोगे तो आपको एक ग्राफ पक्का पक्का मिल जाएगा, ठीक है। उस ग्राफ का आप नेचर देखना कुछ ऐसा सा था, ठीक है, कि ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ फिर डिक्रीज हुआ, और फिर सेकंड वेव आई तो वापस इंक्रीज हुआ। क्या ऐसा सा ग्राफ नहीं बना था? हाँ। तो यहाँ जो चीज है अपन देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जब हम पहुंचे, ये टाइम है ना, टाइम को मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा दिया, इसको बोलते हैं टाइम, डेल्टा टी, क्योंकि टाइम के कोरिस्पॉन्डिंग देते थे। और ये क्या है, केस है। तो जो भी कोविड केसेस थे वो हम टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के सापेक्ष देखते थे, ठीक है ना। अब टाइम के सापेक्ष देखना है, ये इतना टाइम है, उस टाइम में केस जो हुए वो इंक्रीज हुए ना, ये देखो इंक्रीज हो। तो ये जो केस है मैं इसको बोलता हूँ डेल्टा सी। ये आ रहा है, यहां देखोगे तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, देखना जरा, यहाँ वाले टाइम में ये देखो, यहाँ वाला और यहाँ वाला, ये टाइम, ये टाइम में सेम ले लेता हूँ चलो, लेकिन ये देखो पहले दिन इतने थे फिर इतने हो गए, है ना। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं हमेशा। यहाँ भी क्या किया, अंतिम माइनस प्रारंभिक किया तो इतना आया, यहाँ भी अंतिम माइनस प्रारंभिक करोगे, मतलब अंतिम ये हो गया और प्रारंभिक ये, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये देखो कम आ रहे हैं ना केसेस। हाँ, तो रेट ऑफ चेंज क्या हुई, ऋणात्मक हो गई। और बेसिकली अवकलन का मतलब क्या होता है, परिवर्तन की दर। याद रखिए, परिवर्तन की दर ही अवकलन कहलाती है, ठीक है। परिवर्तन देखना है कि एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में, यानी एक क्वांटिटी होगी तो यहां कौन सी क्वांटिटी है, ये समय है, टाइम है। इस टाइम के सापेक्ष एक केसेस में किस दर से परिवर्तन आ रहा है, उस दर को क्या कहते हैं, हम अवकलन कहते हैं, ठीक है। तो परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, अवकलन कहलाती है। थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल एक फंक्शन ले लेते हैं, गणितीय, उससे ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप कि अवकलन किसे कहते हैं, परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। अब एक गणितीय फंक्शन से मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। मैं मान लेता हूं एक फंक्शन है और कुछ इस तरीके का है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हमें देखना है एक्स एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर अवकलन कहलाएगी, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर अवकलन कहलाएगी।
तो x में परिवर्तन करना, यहाँ पे x जो होगा वो स्वतंत्र राशि होगी यानी इंडिपेंडेंट होगा, और ये y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे, तो x क्या हो गई, स्वतंत्र, ठीक है ना, स्वतंत्र राशि, और y क्या हो गया, निर्भर कर रहा है, किस पे निर्भर कर रहा है, डिपेंड हो गया ना, हाँ, तो ये हो गया परतंत्र बोल सकता हूं मैं इसको, परतंत्र या डिपेंडेंट राशि, ठीक है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। वैसे जैसे था कोविड केसेस के टाइम, टाइम पे डिपेंड कर रहा था, टाइम बढ़ेगा तभी तो केस बढ़ेंगे, और टाइम तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो केसेस भी बढ़ते जा रहे थे या घटते जा रहे थे, एक क्रम तो ही रहा था। तो मैं यहां से एक पॉइंट लेता हूं, ठीक है ना, ठीक है, इसका नाम दिया x1 और ये x2, एंड ये है इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो आएगा वो आएगा y1 और यहाँ पे आएगा y2। मैंने क्या बोला, ये फंक्शन है, फंक्शन किसका फंक्शन है, ये x का, y में x का फंक्शन है ना, ऐसा बोल सकता हूँ, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है, तो जब y x का फंक्शन होता है तो इसे लिखा जाता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, तो मुझे बताओ x इक्वल टू x1 जब हुआ तो y इक्वल टू कितना हो गया, y1 हो गया, नहीं हुआ क्या, और ये y1 कितना है, इस फंक्शन में वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा क्या, आ ही जाएगा। देखिए ये मैं मान लेता हूं कितना आया है, डेल y आया है, और ये जो आया है वो कितना आया है, डेल एक्स बोलते हैं इसको, डेल वाई डेल एक्स, ठीक है सर। तो यहां जब x इक्वल टू x2 हुआ तो y इक्वल टू कितना हो गया, y2 हो गया, है ना। अब मुझे तो यही देखना है कि x2 में कितना चेंज किया मैंने, मतलब x में कितना चेंज किया, x2 माइनस x1, तो डेल्टा x इक्वल टू क्या हो गया, x2 माइनस x1, उसके कोरिस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज आया, डेल y बराबर कितना आ गया, y2 माइनस y1 आया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो y2 और y1 क्या लिख सकते हो आप, y1 y2 क्या लिख सकते हो, y1 प्लस डेल्टा y, नहीं लिख सकते क्या, ये y2 जो है, ये y2 ये क्या है, y1 में डेल्टा y ऐड हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर, तो पुट करो इस डेल्टा y को, मतलब डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा y जाएगा वैसे, हाँ बट आप समझ रहे हो ना, ये इसी के इक्वल आएगा, ओके। और ये जो चीज है मतलब ये y2 माइनस y1 उसको अपन क्या लिख सकते हैं, वहां से देख के क्या लिख सकते हैं, यानी हमने x को इंक्रीज किया, इस वाली पे वैल्यू चाहिए, तो इस वाली पे फंक्शन के रूप फॉर्म में क्या जाएगी, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x कर दिया, और यहाँ पे फंक्शन के फॉर्म में क्या आ रही है वैल्यू, एफ ऑफ x कर सकते हैं, हाँ x1 x2 कर सकते हो आप, ये x1 कर दो, ये x1 है, ठीक है, या बेसिकली इसको क्या बोल सकते हो, एफ ऑफ x2, नहीं समझ आई बात, हाँ। तो डेल्टा y कितना आ गया, अगर आप ध्यान से देखो तो डेल्टा y कितना आया, y2 माइनस y1 है, y2 तो यही है, एफ ऑफ x2, बोलो, हाँ एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, और एफ ऑफ x2 किसके इक्वल है, एफ ऑफ x1 प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x1, हाँ यहां से बात समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से, हाँ। लेकिन हमें क्या देखना है, इसके किसके सापेक्ष, डेल्टा x के सापेक्ष देखना है, तो दोनों साइड क्या करेंगे हम, डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे, कर दे, बहुत इजी, यहां से डेल्टा x से डिवाइड कर दीजिए। देखिए अभी तक ये अवकलन बना नहीं, अगर इसको अवकलन बनाना है तो ये जो चेंज है ना, इस चेंज को बहुत ही ज्यादा माइनर सा ले लो, कितना माइनर, मतलब बहुत छोटा ले लो, इतना छोटा कि ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, समझ रहे हो, कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो ऑलमोस्ट जीरो आ जाए, एग्जैक्ट जीरो नहीं, ऑलमोस्ट जीरो, यानी लगभग जीरो आ जाना चाहिए, पक्का जीरो नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो ना मेरी बात को, हाँ अगर आप समझ रहे हो तो ये ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए, यानी इन दोनों में कोई चेंज ही नहीं है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि ये डेल्टा एक्स की जो लिमिट है किसकी ओर अग्रसर है, जीरो की ओर अग्रसर है, यानी डेल्टा एक्स लिमिट टेंड्स टू जीरो, बात समझ गए ना। अगर मुझे इसको अवकलन का रूप देना है तो मैं क्या बोलूंगा, दोनों साइड लगा देता हूं लिमिट, लिमिट किसकी लगा रहा हूं, डेल्टा एक्स की, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये क्या बन जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है ना। हाँ कई बुक्स में डेल्टा एक्स को एच भी लिख देते हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, और वहां पे एच की लिमिट क्या हो जाती है, टेंड्स टू जीरो। लेकिन अब ये जो बन के आया है ना, ये वाली चीज, इसी को हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, यानी ये क्या होगी, रेट ऑफ चेंज हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा आएगा
ठीक है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी बेसिकली यहीं से अपना सारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन निकलेगा। अबे आप समझ गए हो ना कि क्या कर रहा हूं मैं। हाँ, एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर निकाल रहा हूं, दर निकालनी थी इसलिए मैंने डिवाइड की, वो भी एक्स के सापेक्ष निकालनी थी। नई बात समझ आई क्या? हाँ आ गई होगी मेरे ख्याल से, बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर ये समझ आया तो यानी अब आज के बाद से इसको ही क्या लिख देंगे हम, ये लिख देंगे dy बाई डी एक्स। और ये क्या है, एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर, एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर है। तो इसको आप जब भी पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर, एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। ठीक है ना। अब अगर आपको ये इतना समझ आया ना तो अब आगे आगे इसके देखते हैं कि क्या क्या यूज है और कैसे कैसे अपन को डिफरेंशिएशन करना है। ये इतना समझ गए ना, हाँ वो कोविड केसेस याद रखिए। देखिए ये कहाँ का यूज हो सकता है, जो चीज क्या होती है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ना, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है यानी लगातार बदल रही है। कौन कौन सी हो सकती है, मैं बोलूं जैसे पेड़ का बढ़ना, है ना, अपना पेड़ होता है उसकी साइज लगातार बढ़ रही होती है ना। हाँ एक टाइम पे कांस्टेंट हो गया वो बात अलग है। जैसे अपने बालों की साइज है, उनकी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। छोटा बच्चा है उसकी हाइट जो हो रही है वो लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अपन ये देखेंगे ना कि कितने समय में कितना चेंज आया, वही क्या हो गया उसका अवकलन हो गया, परिवर्तन की दर हो गई, यानी किस दर से वो अपना आकार परिवर्तित कर रहा है। जैसे जनसंख्या है, जनसंख्या किस दर से बढ़ रही है, पॉपुलेशन, ठीक है ना। हाँ तो वो किस दर से बढ़ रही है, उस दर के लिए अपन किसका यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन का। ठीक है, और ग्राफ में इसका और क्या क्या यूज है इसका ज्यामिति में, वो भी अपन समझेंगे। ओके, इसके लिए आप पहले आप इसको नोट कर लीजिए पूरा, एंड बाकी का बात आगे करते हैं अभी। चलो नोट कर लिया होगा, देखिए आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई अवकलन में, डिफरेंशिएशन में, परिवर्तन की दर। बात समझ आ गई ना, परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, अवकलन। किसी एक राशि के सापेक्ष यानी एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर। तो जब मैं ये लिखता हूं dy वाई बाई डी एक्स, तो ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर। और अगर ऐसा लिख दिया तो, हाँ ऐसा, तो y के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर, समझ रहे हो ना। इस बार y जो है वो स्वतंत्र राशि बनेगी। ठीक है सर, अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो dx अपॉन में dt, इसका मतलब है t के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर। फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे हम, t को मतलब समय होता है, तो समय के सापेक्ष स्थिति सदिश में परिवर्तन की दर, समझ आ जाएगा धीरे धीरे। हाँ, और अगर ऐसे लिख दिया तो मैंने dx बाई डी थीटा, तो इसका मतलब होगा थीटा के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर, थीटा के सापेक्ष x में, इनको पढ़ना सीख लीजिए बार बार, थीटा के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर। चलो अगर मैं ऐसे लिख दूं डी ऑफ डी बाई डी साइन थीटा इंटू में y, इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा के सापेक्ष, थीटा नहीं साइन थीटा के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। ये सीख गए। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो ये डी बाई डी एक्स है ना, इसको अपन बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, है ना। ये क्या एक तरीके की मशीन है, क्या करेगा, मशीन है तो इनपुट डालोगे आउटपुट मिलेगा। इनपुट क्या डालोगे, एक फंक्शन डालोगे, एक फंक्शन जैसे ही डालोगे आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, अवकलन मिलेगा। ये ना बहुत ज्यादा आसान चीजें होने वाली है आपसे आपसे। देखो एक्स के सापेक्ष किसी राशि में, अब वो जो राशि आएगी वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना, वाई ऐसे। बेसिकली ये एक ऑपरेटर है, मशीन की तरह हो गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसके नोटेशन में और बता देता हूँ क्या क्या लिखते हैं। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, है ना, तो जब इसका आउटलाइन करना हो तो y डेस इक्वल टू हो जाता है एफ डेस एक्स, ये y डेस भी लिख सकते हैं, या इसको सिंपली आप क्या लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स। अब आप ये समझ गए ना, यानी इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष क्या किया गया है, अवकलन किया गया है। ये बात क्लियर हुई? अगर ये बात क्लियर हुई तो अब हम देखेंगे इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या निकाला जाता है, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मतलब आज की चर्चा का अगर मैं सार बताऊं तो वही है कि ज्यामितीय अर्थ आप समझिए कि नहीं समझे, अभी समझा देता हूं। आप फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, ये नोटेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके सापेक्ष चीजें बदल रही है ना। हाँ यहाँ थीटा के सापेक्ष, यहाँ साइन थीटा के, यहाँ वाई के, यहाँ टी के, यहाँ एक्स के, और वो जो बदल रही होती है वो आती है ऊपर। ठीक है ना, हाँ नोट कर लीजिए फटाफट। चलो अगली चीज जो है वो अपन देखते हैं इसका ज्यामितीय अर्थ, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्यामितीय अर्थ वो क्या निकाला जाता है। देखो
अगर मैं बोलूं ये एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और उसकी ये ढाल है, मतलब सरल रेखा है, ठीक है ना। और सरल रेखा की जो ढाल होती है वो अगर मैं पूछूं आपसे ढाल कितनी है, स्लोप कितना है, तो स्लोप कैसे बताओगे? सर अगर ये आपको एंगल पता है तो इसका टेन थीटा निकाल दीजिए, ठीक है ना। उसको एम से लिखते हैं, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो वो एम क्या होता है? इस रेखा का एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ में बनाया गया कोण, या धनात्मक एक्स के साथ बनाया गया कोण। आ गई होगी मेरी बात समझ में? हाँ, तो जरा ध्यान से देखिए, ये अगर टेन थीटा है तो यहां वाले इस ग्राफ में थोड़ा समझने का प्रयास करना, समझ में आ जाएगा, ये बहुत ही आसान है। कोई भी मैं एक रेंडम सा ग्राफ ले रहा हूं, ठीक है ना, ऐसा रेंडम सा ग्राफ ले लिया, मुझे देखना है यहाँ पे एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींचनी है, तो मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा कुछ इस तरीके से। मुझे बताओ इस स्पर्श रेखा का ढाल क्या आएगा? हाँ, इस स्पर्श रेखा क्या निकालना है मुझे? ढाल। तो सर ये स्पर्श रेखा अगर मुझे ये कोण मिल जाए, है ना, तो मेरा काम हो जाए। वो कैसे मिलेगा? तो ये y इक्वल टू कोई एफ एक्स होगा, फंक्शन होगा, देखते हैं कैसे निकालते हैं। क्या तुमको ये छोटा सा पीस नहीं दिख रहा? देखिए यहां तो मैंने आपको बहुत बड़ा दिखाया, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा नहीं हो जाएगा ये, बहुत ज्यादा छोटा, बहुत ज्यादा छोटा, यानी इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा कम ले रहा हूं, इतना कम कि लगभग जीरो है। और जब दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन लगभग जीरो हो जाता है ना, तो वो किस में आते हैं? स्ट्रेट लाइन में आते हैं। ऑलवेज कैसे? सर मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए समझने का प्रयास करते हैं। दो पॉइंट जिनके बीच का सेपरेशन बहुत ही कम है, वो किस में होते हैं? मैं ये बोल रहा हूँ स्ट्रेट लाइन में होते हैं, वो हमेशा ही होते हैं। चाहे ये टेढ़ा मेढ़ा ये कुछ भी बन गया ना, इसके आप एकदम छोटे छोटे पीस करो, वो हमेशा किस में आएंगे? स्ट्रेट लाइन में। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना, अपना एक बाल उखाड़ो और कैंची लो, उसके छोटे छोटे टुकड़े करो, वो सारे के सारे छोटे टुकड़े होंगे, किस में होंगे? स्ट्रेट लाइन में। हाँ, बड़ा बाल हो सकता है वो ऐसे ऐसे हो जाए पाटीदार, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़े होंगे, वो किस में होंगे? स्ट्रेट लाइन में होंगे। ऐसे दाढ़ी दाढ़ी नहीं होती, वो क्या होती है? चुभती है। क्यों चुभती है? क्योंकि सारे जो बाल होते हैं वो अभी उगे होते हैं, वो छोटे छोटे, इसलिए वो कहते हैं स्ट्रेट लाइन में होते हैं, स्ट्रेट लाइन। कोई गंजा हो जाए, मतलब गंजा हो जाएगा मतलब वो वाला नहीं कि उड़ गए, जैसे आज ही मैं गंजा कर लूं मशीन से, छोटे छोटे बाल रहेंगे, वो बाल चुभेंगे नहीं। हाँ, तो जो भी दो पॉइंट अगर बहुत ही क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, पास पास होते हैं, ठीक है ना, तो वो हमेशा किस में होते हैं? स्ट्रेट लाइन में होते हैं। इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ये जो है स्ट्रेट लाइन में है। मैं बोलूंगा देखो यहाँ पे एक्स में थोड़ा वो चेंज आया ही होगा, हाँ, और उस एक्स के चेंज को क्या बोलता हूं मैं? डीएक्स। वो बहुत माइनर सा है, बहुत ही ज्यादा माइनर सा है, ठीक है सर। उसके कोरिस्पॉन्डिंग वाई में भी चेंज आया होगा? जी सर आया होगा। इसको नाम देता हूं मैं डी वाई। देखिए ये भी आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको जूम करता हूं, जूम होगा, जूम। ये जो छोटा सी लाइन है वो ये रही। सर इसमें वो डीएक्स और डीवाई का है, इसमें डीएक्स और डीवाई का है। अच्छा, डीएक्स तो ये हॉरिजॉन्टल वाला नहीं है। हाँ हाँ, तो ये बनेगा आपका डीएक्स और ये बनेगा डी वाई, ठीक है। ये हो गया डीएक्स और ये हो गया डी वाई। सर ये एंगल थीटा है, तो ये वाला जो आप ट्राइंगल बता रहे हो हमें, उसमें ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा ही हो जाएगा। और सर इसके अगर मैं ढाल लिखना चाहूं, सॉरी, अगर मैं इसकी ढाल लिखना चाहूं तो वो कितनी आ जाएगी? वो आएगी टेन थीटा आएगी सर। हाँ, लेकिन आएगी कितनी? लंब बट्टा आधार, टेन थीटा होता है डी वाई बाई डी एक्स। अब सर समझ में आ गया मुझे, यानी अगर मुझे किसी वक्र के किसी पॉइंट पे क्या निकालनी हो? स्पर्श रेखा की ढाल। तो ढाल निकालने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे सर, अवकलन कर देंगे, यानी उस पॉइंट पे हम क्या निकाल देंगे? अवकलन का मान निकाल देंगे। वो जो अवकलन का मान होगा वो उस वक्र के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल को बताएगा। देखिए फिर से समझते हैं, अगर आपको किसी वक्र की किसी बिंदु पर उस स्पर्श रेखा की ढाल निकालनी है, तो क्या करो? अवकलन कर दो। क्या कर दो? अवकलन कर दो। और अवकलन से उस बिंदु पे जो मान आएगा वो मान आपको उस स्पर्श रेखा की ढाल को बताएगा। अच्छा, अब समझा मैं, समझ गए ना? हाँ, तो किसी बिंदु पे ढाल निकालनी, तो मैं बोलूँ इस बिंदु पे निकालनी है, इस बिंदु पे ढाल कैसे निकालोगे? ऐसे करोगे। हाँ सर, इसका जो ये एंगल होगा वो अगर मैं नहीं निकालता तो क्या करो? यहाँ पे अवकलन कर दो ना, अवकलन करके यहाँ पे यहाँ वाले बिंदु का मान रख दो, तो जो अवकलन का मान आएगा इस बिंदु पर वही क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा की ढाल हो जाएगी। अच्छा, अब समझ गया सर मैं।
समझ गए ना? हाँ, तो इसमें एक काम की बात हो रही है, वो ये है कि ग्राफ कब बढ़ रहा है, कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, वो देखना। यहां से यहां तक ग्राफ इंक्रीज हो रहा था, ये देखो यहां से, अब अगर यहां देखोगे तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है ना? जब ग्राफ इंक्रीज होता है तो क्या आता है, स्लोप हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। और जब ग्राफ डिक्रीज करता है तो स्लोप जो होती है यानी ढाल ऋणात्मक आती है। ढाल धनात्मक कब आती है, जब ग्राफ आपका बढ़ रहा होता है। मैंने बताया कोरोना वाला जो था उसमें ये कुछ ऐसा था, है ना? अगर इसमें क्या हो रहा है, देखो ये ग्राफ बढ़ रहा है, 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 इसमें हमेशा ढाल क्या आएगी, धनात्मक आएगी। आप कहीं पे भी ले लो सर, स्पर्श रेखा, यहाँ पे ले लो, चाहे यहाँ पे ले लो, कैसे भी ले लो, जैसे यहाँ पे लो ऐसे, तो यहाँ पे भी क्या है, वो प्लस में आएगा। प्लस में आने का मतलब है इस एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है ना? क्योंकि टेन जो होता है वो 90 डिग्री तक क्या होता है, धनात्मक होता है, 90 से 180 के बीच में क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है सर? अब देखो यहाँ पे आते आते क्या हो गई, इसकी ढाल ऑलमोस्ट जीरो होती है। ठीक है ना? उसके बाद में इसकी ढाल क्या हो रही है, नेगेटिव आ रही है। होनी भी चाहिए, क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ जो हो रहा है, मान क्या हो रहा है, घट रहा है ना, ग्राफ क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, वक्र क्या हो रहा है, घट रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, डिक्लाइन है इसमें, यानी परिवर्तन की दर जो है वो ऋणात्मक आ गई। यहाँ परिवर्तन की जो दर थी वो धनात्मक थी, इसलिए बढ़ रहा था। परिवर्तन की दर यहाँ क्या हो गई है, ऋणात्मक हो गई है, इसलिए उस अवकलन का मान भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऋणात्मक। यहाँ पे क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ये बात समझ गए होंगे? अगर समझ गए तो इस बात को नोट कीजिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? देखना अपना पूरा काइनेमेटिक्स में और भी आगे हर जगह काम आता रहेगा, हर जगह काम आएगा, फिजिक्स में पूरा काम आएगा। ठीक है ना? ये वाली जो चीज होती है ना, बहुत काम आने वाली है। ठीक है ना? कहीं भी काम आ जाएगी, आपसे ये समझ लो, कहीं भी जहां पे भी ऐसा रिलेशन कहीं बनेगा वहीं काम आ रहा है ना? तो आपको कई बार ऐसे ग्राफ बना के देते हैं, पूछेगा बताओ वेलोसिटी बताओ, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम का दे दिया, तो कुछ नहीं करना, उस पॉइंट पे क्या निकाल दो, स्लो, यानी ढाल का मान निकाल दो। वो ढाल का मान किसको बताएगा, वेग को बताएगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ जी, नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब अगर नोट हुआ, इतना समझ में आया होगा कि अवकलन क्या होता है। अवकलन होता है परिवर्तन की दर, और इसका ज्यामितीय मीनिंग होता है किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल। स्पर्श रेखा की ढाल अगर मुझे निकालनी हो तो क्या करूंगा, मैं उस बिंदु पे क्या कर दूंगा, अवकलन कर दूंगा, और उस बिंदु का मान रख दूंगा अवकलन में, तो आ जाएगा, आ जाएगा ना? हाँ आ जाएगा। चलिए थोड़े से अब फॉर्मूले सीखते हैं, क्योंकि क्या है, फिजिक्स में फॉर्मूले ज्यादा काम में आते हैं, है ना? अपने को तो अवकलन करने से मतलब है, पहले समझ गए ना मतलब, क्योंकि मतलब भी फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है? अवकलन का मतलब क्या होता है, ये याद रखना है, इसको कहानी की तरह याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। दूसरा, अब मैं जो क्वेश्चंस करवाऊंगा यानी फॉर्मूले कुछ एक, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है? और ये इतनी बार यूज करेंगे कि अपने आप याद हो जाएंगे। तो पहला जो फॉर्मूला है काम का, मैं फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ, उधर वाली साइड में क्वेश्चन कर लेंगे। तो पहला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है, ये भी अपने पास में क्या दे रखा है, डी बाई डी एक्स, एक्स रेज टू पावर एन दे रखी है, यानी एक्स की कोई घात दे रखी है, जैसे एक्स स्क्वायर दे दिया, इधर लिख देता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दिया, और आपसे पूछा है कि डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो, है ना? तो कैसे ज्ञात करेंगे? हाँ, इसके लिए फॉर्मूला है बेटा, पावर पहले और पावर में से कर दो एक कम, बस। पावर पहले, पावर में से एक कम, यही है अवकलन के रूल्स। देखो जरा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर पहले, अच्छा पावर में से एक कम, बस। हाँ हो गया। क्या हो गया, हो चुका है। थोड़ा सा मतलब भी समझ लेते हैं, ज्यामितीय मतलब। ये जो एक्स स्क्वायर है उसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो उसका ग्राफ कैसा का बनेगा, कुछ ऐसा सा बनेगा। हाँ थोड़ा ठीक नहीं बना है, हाँ। बट अगर एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर आप देखोगे, एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो जो टेंजेंट आ रही है वो कितनी आ जाएगी, यहीं से जाएगी, जीरो आ जाएगी। जीरो आएगी ना, ढाल आएगा ही नहीं। ये जो इसका जो स्पर्श रेखा है उसकी ढाल कितनी आएगी, जीरो आएगी। आप रख के देख लो, एक्स बराबर जीरो रखो, आ रही है ना जीरो। इधर वाले में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इधर वाले में ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा बढ़ता ही जाएगा। इधर वाले में देखो ग्राफ क्या हो रहा है, घट रहा है ना, इधर से इधर जा रहे हैं तो ग्राफ क्या हो रहा है, घट रहा है। और यहाँ पे भी आपको बताएगा कि माइनस में आएगा। ठीक है ना? तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसके हर बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखाओं का ग्राफ बनाओ। खींची गई स्पर्श रेखाओं का ग्राफ, सर खींची गई स्पर्श रेखा का मतलब खींची गई स्पर्श रेखाओं की ढाल का ग्राफ। स्पर्श रेखाओं की ढाल तो इतनी आ रही है, 2x। तो स्पर्श रेखाओं की ढाल का ग्राफ बनाता हूँ, ये तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होगा। अब मैं बताता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के हर बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का ढाल।
ढाल का ग्राफ है ना, ढाल का ग्राफ ये बनाना है अपने को। तो कुछ नहीं सर, ये दिख रहा मुझे तो, यही है ना, ढाल आ रही है, यही क्या आ गई, इसके ऊपर वाले की ग्राफ की क्या आ गई, ऊपर वाले वक्र की क्या आ गई है, ढाल आज के 2x। अच्छा, इसका मतलब सर ये कुछ इस तरीके का बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ बनेगा। यानी इसके हर बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखाओं के ढालों का ग्राफ निकालना है तो ये ऐसा आएगा। और ये क्या है, y इक्वल टू 2x से लिख सकता हूँ इसको। ये वैसे y डेस है, मैं पहले बताता हूँ, लेकिन इसको नए कोऑर्डिनेट में बनवाई, मैं एक y इक्वल टू x में रिलेशन दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए। ओके, हाँ चलो बढ़िया, समझ गए होंगे ये बात, जो ज्यामिति मतलब भी समझ गए होंगे सर, समझ गए समझ गए, बहुत ही बढ़िया, नोट करते जाना साथ साथ में। ओके चलो, अगला एग्जांपल मैं आपसे करवाना चाह रहा हूं, y इक्वल टू 5। सर y इक्वल टू 5, यहां तो x है ही नहीं। हाँ, आप दो दो तरीके से सोच सकते हो, या तो x है नहीं या x की पावर 0 है। अरे 1 तो है ना, कितना है, 1 है। या मैं ऐसा बोलूं कि 1 को छोड़ो, आप तो ये समझो कि ये कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो y इक्वल टू, अगर मैं 5 का ग्राफ बनाना चाहूं सर, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये तो x एक्सिस के पैरेलल आएगा सर, y इक्वल टू 5। सर इसका ढाल तो 0 आ रहा है, इसका ढाल 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका अवकलन 0 आएगा। हाँ, अरे सर बात तो वही हुई ना, कि इसमें परिवर्तन ही नहीं हो रहा। अरे नियत है ना, तो नियत में परिवर्तन होगा नहीं। अगर नियत में परिवर्तन नहीं हुआ तो परिवर्तन की दर भी कितनी हो जाएगी, 0। इसलिए नियत फलनों का अवकलन कितना होता है, हमेशा याद रखिए 0 होगा। तो जो दूसरा काम का रूल आया वो क्या आया, कि हमेशा नियत पद यानी कांस्टेंट फलन जो होंगे उसका अवकलन हमेशा कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, यानी सर इसका dy बाई dx कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इसके ढाल आई नहीं, हाँ ढाल कहाँ आएगी, x एक्स के समांतर आ गए वैसे ही। सर समझ गए। चलो अगला एग्जांपल करो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, प्लस 3 और ले लो, चलो तीनों चीजें क्लियर हो जाए। अरे सर ये बात तो आपने बताई नहीं, चलो इसका आता है, मुझे इसका भी आता है, लेकिन इनका अलग अलग आता है। ये तो तीनों ऐसे आ गए ना, ऐसे आता ही नहीं। हाँ, तो इसके लिए है बेटा, अगर क्या है, कोई फलन प्लस में हो या माइनस में हो, प्लस या माइनस में हो, तो उनका अवकलन अलग अलग कर दो। देखो, इसका अवकलन अलग कर देना, इसका, क्योंकि ये किसमें है, प्लस और माइनस में। प्लस और माइनस वाले फलनों का अवकलन अलग अलग कर सकते हैं, किया जाता है। याद रखना, dy बाई dx, दो फलन मान लेता हूं, जैसे f ऑफ x प्लस में g ऑफ x। इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, f डेस x प्लस में g डेस x। दोनों का आपने क्या कर दिया है, अलग अलग। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, dy बाई dx f ऑफ x प्लस में d बाई dx g ऑफ x। ठीक है, ये तीन है, मतलब ये दोनों तो ये ऐसे याद हो गए, ये ही रखना है याद, पावर पहले पावर में से कम। तो इसका कर दूं मैं dy बाई dx। अब देखो, बार बार मैं ये लगाऊं, सीधा कर दूंगा, सीधा कर दूंगा, ये बार बार क्यों लिखूंगा मैं dy बाई dx। इसका देखो, पावर पहले पावर में से एक कम, कितना आया, x आया सर, क्योंकि x की पावर हो गई 2 माइनस 1 1। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 2। अच्छा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1। बिल्कुल, यही आपका बनेगा क्या, यही आपका बनेगा अवकलन। ठीक है, यानी इस फलन का जो अवकलन है वो इतना है। ये बात क्लियर हुई। अगर आपने ये क्लियर हुई तो इसको नोट कीजिए, और इसके आगे अपन थोड़े अच्छे वाले प्रश्न करते हैं। चलो कर लेते हैं फिर, नोट कर लिया होगा आपने। चलो पहला क्वेश्चन है, y इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए। सर रूट एक्स, सर रूट एक्स का मतलब होगा इसकी घात है 1/2। बहुत सही, इसकी घात हो गई 1/2। अगर इसका मुझे अवकलन करना है तो सर वो लगा दूंगा, घात पहले यानी पावर पहले, पावर में से एक कम, तो कितना हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू पावर पहले पावर में से एक कम, तो कितना हुआ है। अच्छा सर, ये 1/2, ये हो जाएगा x रेस टू पावर माइनस, यानी x की घात माइनस का 1/2। सर ये घात माइनस की है, तो इसका मतलब इसको हर में ले जाता हूँ, माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या ले जाता हूँ, हर में। तो जैसे हर में लेके तो कितना बनेगा, x की घात 1/2। सर x की घात 1/2 तो रूट x होता है, बिल्कुल। यानी जो फाइनली आपका उत्तर आएगा वो आएगा 1/2 रूट x। याद रखिए, रूट x का अवकलन जो होता है 1/2 रूट x होता है। देखो फटाफट याद रहेगा तो कहीं जगह काम में आ ही जाएगा, ठीक है ना। दो तीन चीजें याद कर लो, एक ये भी है, एक तो याद कर लो ये फॉर्मूला, एक इसका याद कर लो। अभी एक दो और करवा रहा हूं, उसको देख लेते हैं। y इक्वल टू 1/x, इसका भी आप जो आंसर है उसको याद कर लेना। अच्छा, इसका करना है, इसका करने के लिए इसका मतलब हुआ सर, इसमें मुझे x की पावर कुछ ना कुछ ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ दिख तो रही नहीं, ये तो नीचे आ गया,
नीचे आ गया तो सर इसको एक काम करो, इसको ऊपर ले जाओ x को, तो पावर इसकी यहाँ प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, अंश में माइनस हो जाएगी। हाँ तो यानी सर ये हुआ x की घात माइनस एक। अब सर कर सकते हैं घात पहले घात में से एक कम, वो वाला नियम लग जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू घात पहले और घात में से एक कम, कितना हुआ माइनस एक, x की घात हो गया माइनस दो, ये माइनस दो कहां चला जाएगा, हर में चला जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर। यानी आप इसका भी सीधा सीधा ध्यान में रख सकते हैं, एक बटा एक्स का कितना होता है माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर होता है। चलिए दोनों को नोट कीजिए फटाफट। हाँ कर लिया होगा। कुछ और बेहतरीन प्रश्न करते हैं इसी रूल पे। y इक्वल टू एक्स रूट एक्स, ठीक है, आप आंसर बताना। दूसरा है y इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। तीसरा है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन। ठीक है, चलो ट्राई कीजिए। कर लिया ट्राई, अब देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं अपन, dy बाई डी एक्स। सर इसको मैं लिख तो सकता हूं dy बाई डी एक्स, ये है सर x की घात एक और ये है x की घात एक बटा दो। अच्छा तो घातें क्या है, दोनों का आधार समान है, इसलिए घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। एक और एक बटा दो कितना हो गया, तीन बटा दो। हाँ तो डी बाई डी एक्स, एक्स की घात हो गई तीन बटा दो। अब तो सर सीधा सीधा रूल लग जाएगा, घात पहले घात में से एक कम, तो घात में से एक कम करो, कितना हो जाएगा ये, एक्स की पावर थ्री बाई टू माइनस वन, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर एक बटा दो, तीन बटा दो माइनस एक बटा दो, तो कितना हो जाएगा तीन बटा दो रूट एक्स आएगा। अच्छा अच्छा, मतलब सीधा सर ये करना था कि इनकी अपन क्या मान लेंगे, कितनी घात है, और उस घात एक बार बन गई तो घात पहले पावर में से एक कम, पावर पहले पावर में से कम, तो सिंपल सा तो रूल है नहीं। अच्छा सर ये तो ये पावर तो है लेकिन यहाँ तो एक्स प्लस वन है, एक्स की घात में नहीं है, मैंने कब कहा एक्स की घात में, तो एक्स प्लस वन की घात दो है। अच्छा तो इसको खोल तो सकते ही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, कैसे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर से कर दिया। अच्छा सर तीनों आ गए, तो अब तो वो प्लस वाला कर दूंगा कि तीनों को अलग अलग कर दो, हाँ वही तो कह रहा हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा टू एक्स प्लस इसका कितना हो जाएगा टू, आंसर सिंपल। इसको ध्यान में रखेंगे, तो अगर टू कॉमन लेंगे तो कितना आएगा एक्स प्लस वन। अगला क्या है इसका, सर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है, हाँ यही चीज है आपको देखनी है, ठीक है ना। आप चाहे किसी की भी तैयारी करो, आईआईटी की तैयारी करो, नेट की करो, रीट की करो, ठीक है, उससे मतलब नहीं। लेकिन अगर आपको फिजिक्स सीखनी है तो मैथमेटिक्स जितनी अच्छी रहेगी उसमें क्या होगा, आपका कैलकुलेशन में टाइम कम लगेगा। तो यहाँ ये आपको दिखना चाहिए कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, ये फटाक से दिखना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हुआ तो उसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा a माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। और ये हमने क्या कर दिया, काट दिया। अब एक्चुअली काटा नहीं जाता है, ये हम क्या दे रहे हैं, इसमें भाग दे रहे हैं। और जब भी हम भाग देते हैं ना तो हर का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी एक्स माइनस एक कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आप भाग दे रहे हो ना तो भाग किसी का भाग दो लेकिन जीरो का भाग नहीं देना, ठीक है ना। तो ये काटने का मतलब होता है भाग दिया है, ऐसे नहीं कट रहा है कि हाँ कट दिया, है ना। काटने का मतलब है हमने भाग दे दिया, भाग पूरी पूरी उचारा है तो एक आ जाएगा, हाँ तो भाग देने पे कितना आ रहा है, एक आ रहा है। बेसिकली क्या है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, मैं कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अब मैंने ये भाग दे दिया, काटा नहीं है भाग दिया है, तो ऊपर कितना बच गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब तो तीनों अलग अलग हो गए, हाँ हो तो गए, तो कर दो। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा टू एक्स प्लस वन। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा पावर पहले पावर में से एक कम, एक्स का हो जाएगा एक और कांस्टेंट का हो जाएगा जीरो। ओके समझ आई होगी बात, बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आपने ये कर लिया हो तो अब आइए कुछ त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्री वाले, उनका अपन जान लेते हैं। इनको नोट कीजिए फटाफट, चलो कर लेते हैं फटाफट से। ये आप सीख गए होंगे मेरे ख्याल से। तो आज का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो ये है, ठीक है जी। अगर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो बाकी क्या है सर, बाकी भी है, मतलब देखो जो बाकी है वो मैं लिखवा रहा हूँ, पेयर में लिखवाऊंगा, साइन एक्स है और कोस एक्स है, ठीक है ना। याद भी ऐसे ही करेंगे, फटाफट याद हो जाएंगे, देखना आज याद हो जाएंगे। मैं बोलूंगा साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स,
वाह, dy बाई dx है, जो sin x का अवकलन कितना होता है, वो होता है cos x। याद रखिए कितना होता है, cos x। तो सर cos x का होता है माइनस sin x। देखो जो इधर वाले लिख रहा हूं उनमें माइनस लगा देना, इधर वाले में हो जाएगी। चलो, ये दोनों भाई थे, दो भाई और भी हैं। कौन कौन, एक तो टेन और कोट, टेन एक्स और कोट एक्स। तो मैं बोलूंगा dy बाई dx कितना आया, ये आता है सेक स्क्वायर एक्स। और dy बाई dx ये कितना आ जाएगा, ये आता है सेक का भाई। ये टेन देखो क्या आ रहा है, सेक, टेन और कोट भाई हैं तो बचे हुए दो भी भाई होंगे। अगर टेन का अवकलन नहीं आ रहा है तो इसका हो जाएगा क्या, कोसेक, लेकिन उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देखो याद करना क्या, साइन का कोस, कोस का साइन माइनस में, टेन का सेक स्क्वायर, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर। सर दो और रह गए फिर, हाँ सेक एक्स और कोसेक एक्स, है ना। इनको मैं लिख देता हूं अलग अलग। ये कितना हो जाएगा, dy बाई dx, ये होता है सेक एक्स टेन एक्स। ये जो है ये कितना होता है, dy बाई dx माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। देखिए मैथ में हर चीज को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अपने को इतना ही काम में आने वाला है। याद करवा देता हूँ फिर से, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। फटाफट नोट कर दीजिए इसको, है ना। और दो चीजें और हैं जो अपने पास बहुत ज्यादा काम की भी है, वो है y इक्वल टू log x यानी लोगरिथम, और y इक्वल टू e रेस्ट टू पावर x एक्सपोनेंशियल, यानी लघुगणकी और एक्सपोनेंशियल जो है चरघातांकी फलन, उनका भी अपने को आना चाहिए। तो क्या होगा इसका, dy बाई dx, इसका अवकलन होता है 1 बाई x, 1/x हो जाता है। और ये मस्त मौला बिंदास आदमी कभी नहीं बदलेगा, मौसम बदल जाए, जमाना बदल जाए, लेकिन ये नहीं बदलेगा। ये क्या है, e रेस्ट टू पावर x, इसका अवकलन समाकलन सब एक ही आता है, यही आता है कुल मिलाकर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है वैसे e, और हम इनको गणित के अंदर, मैथ के अंदर सब आपको पढ़ाएंगे, log x भी पढ़ाएंगे, एक्सपोनेंशियल पढ़ाएंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ाएंगे, डिटेल के अंदर चलेंगे वहां क्लास से। लेकिन यहाँ जो है अपना फिजिक्स के अंदर बेसिक मैथ जितना काम आना चाहिए उतना ही कर रही है। तो ये सारे फॉर्मूले अपन ध्यान में रखेंगे। अगर आप इन सारे फॉर्मूलों को देख लो, फटाफट से एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ। चलो कर लिया होंगे नोट, अगर नोट कर लिया तो देखो जरा ध्यान से कुछ एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अभी एकदम सिंपल वाले करा रहा हूँ, जब तक चेन रूल नहीं करवा देता आपको। टेन एक्स y इक्वल टू टेन एक्स माइनस कोट एक्स प्लस log x, ये कीजिए। सिंपल सा है सर, तीनों प्लस में है तो तीनों को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। क्या आएगा, dy बाई dx, टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसका हो जाएगा 1/x। तो ये कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस में कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस में 1/x। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और मैं अब आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो वो आप ट्राई करेंगे, और जब नेक्स्ट क्लास होगी पहले उनको डिस्कस करेंगे, तो आप देखना आपसे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। ओके, चलो लिखवा देता हूँ मैं होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस एक्स, कोस थीटा ही ले लेता हूँ अभी, आपको थोड़ा समझ में कम आएगा। फिर साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, दूसरा y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। तीसरा y इक्वल टू करते हैं अपन क्यूब रूट एक्स स्क्वायर। अगला करते हैं x प्लस रूट एक्स होल स्क्वायर। अगला करते हैं y इक्वल टू एक्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स का होल क्यूब। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, इनको आप करना। और अब
हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सबसे पहले चेन रूल करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में प्रोडक्ट वाले जब होते हैं उनका कैसे करते हैं, फिर मल्टीप्लाई में जब होते हैं मतलब डिवाइड में होते हैं, प्रोडक्ट का मतलब गुणा में होते हैं, जो गुणा में होते हैं और भाग में होते हैं उनका कैसे करते हैं, चेन रूल। उसके बाद में आप एप्लीकेशन देखेंगे कि कोई चीज किस दर से बदल रही है तो दूसरी चीज किस दर से बदलेगी। जैसे मैं बोलूँ किसी वर्ग का क्षेत्रफल है वो इस दर से बदल रहा है, तो बताओ जो परिधि है या फिर त्रिज्या है वो किस दर से बदल रही है। तो ये इसके एप्लीकेशन रहेंगे। अभी हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और डिटेल में पढ़ेंगे हर चीज को। आपको क्या करना है, इस चीज को रिवाइज करना है और कल के क्लास आने से पहले, नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने से पहले ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।